अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एम राद। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान के एयर चीफ ने 153rd आर्मी लॉन्ग कोर्स पासिंग आउट परेड के मौका पर एक स्पीच देते हुए 10 से ज़्यादा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट किया है और पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्यूचर को लेकर काफ़ी अहम चीज़ें टीज की हैं, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और दूसरा बात करेंगे कि रिसेंटली जो हमने ये खबर सुनी है, जिस पर हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर वीडियो भी बनाई हुई है, कि 2 इंडियन वेसल्स पर ईरानियन नेवी ने फायरिंग की है और उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वापस भेज दिया गया है। उन्हें ट्रेड की इजाजत नहीं दी गई। इसमें इंडिया और ईरान के दरमियान टेंशंस काफी बढ़ चुकी हैं और यहाँ तक कि इंडिया ने ऑफिशियली ईरानियन एम्बेसडर को समन किया है। ऑफिशियली ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया है। इस पर इंडियन ऑफिशियल्स का क्या कहना है और अचानक से इंडिया और ईरान के दरमियान बढ़ने वाली ये टेंशंस क्या रुख इख्तियार कर सकती हैं। अगर हम पहले टॉपिक पर आ जाएं तो सबसे पहले तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ की ये स्पीच सुने। Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft during intense and longest BBR battle of aerial history, but also struck bases and ground assets deeply into adversary territory from north to south with precision. Besides neutralizing state-of-the-art defense system S-400 as well as command and control center at different places. Indeed, the enemy was utterly surprised by Pakistan Air Force indigenous developed homegrown kill chain comprising unmanned system, electronic warfare, equipment, space, and cyber capabilities with a well-integrated command and control network which was smartly executed through a remarkable display of well-choreographed multi-domain operation. The Pakistan Air Force is vigorously pursuing dozens of projects of strategic significance. I'm happy to highlight that some of these projects are in the development stage and quite a few are near completion, which will not only add to the frontline capability of Pakistan Air Force in particular, but also of defense forces in general. ऑल्दो की ये स्पीच थोड़ी सी लंबी थी, बट इसमें बेसिकली उन्होंने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को रिकैप किया है और किस तरह इंडियन एयरफोर्स के जेट्स शूट डाउन किए गए, उनकी एयर बेसिस को और उनके कई क्रिटिकल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को हिट किया। यहाँ ये चीज़ भी वाजे होती है कि ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट आर्टिलरी ने इंडियन एरियाज को स्ट्राइक किया, बल्कि कई एरियाज में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी एयरक्राफ्ट के थ्रू बॉम्बिंग की थी। इसमें अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने ये चीज़ कंफर्म भी की है कि तकरीबन दर्जन के करीब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऑनगोइंग हैं और उनमें से कुछ कंप्लीट होने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट्स में कुछ तो आपके इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जो पाकिस्तान एक्वायर करेगा दूसरे मुल्कों से। अब जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि वो कंप्लीट होने के नज़दीक हैं, मेरे ज़ाती एनालिसिस में इनमें पाकिस्तान का KJ-500 AWACS है, देन J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं कि J-35 के कुछ यूनिट इसी साल मिल सकते हैं, इस साल के एंड में या अगले साल के शुरू में। इसी तरह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड मिसाइल्स या हो सकता है पाकिस्तान के पास ऑलरेडी आ चुके हों या उनका एयर लॉन्च वेरिएंट। इसके साथ साथ इंडिजिनस BVR मिसाइल्स, इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स, इंडिजिनस ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो मौजूदा पाकिस्तान के पास हैं, इन्हीं के ही आगे अपग्रेडेड वेरिएंट्स। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि अगर एक टेक्नोलॉजी से आप 15 साल 20 साल सर्विसेज ले रहे हैं, अब उसी टेक्नोलॉजी का टाइम स्पैन सिर्फ 5 साल से 10 साल तक रह चुका है। मैं अगर सिंपल एज दैट इसकी मिसाल दूं तो 90s के इरा से लेकर सन 2010-2015 तक पाकिस्तान एयरफोर्स इवन डम बॉम्ब्स को भी यूज कर रही थी या इवन लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को भी एक लॉन्ग रेंज का स्मार्ट म्यूनिशन समझा जा रहा था जो मैक्सिमम 20 से 30 किलोमीटर की रेंज दे देते थे। लेकिन अब स्टैंड ऑफ वेपन्स इतने ज्यादा आगे इवॉल्व कर चुके हैं कि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी प्रिसीशन के लिए यूज किए जा रहे हैं, ना कि रेंज को देखते हुए, बिकॉज रेंज के मामले में आपके पास उससे ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट मौजूद है। जैसे कि मैं मिसाल दूं तो कसवा इंडस्ट्रीज के जो अजब सीरीज के बॉम्ब हैं, फिर तकबीर सीरीज के जो रेंज एक्सटेंशन किट्स या ग्लाइड बॉम्ब्स हैं, वो आपको 150 से 200 किलोमीटर और इवन पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे उनके वेरिएंट्स मौजूद हैं जो 300 किलोमीटर की रेंज दे रहे हैं। फिर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल हैं जो कि 500-600 किलोमीटर की रेंज दे रहे हैं। तो इस वजह से जो पहले जिन टेक्नोलॉजीज पर आप ज्यादा डिपेंडेंट थे, अब आप उस डिपेंडेंसी से आजाद हो चुके हैं। लेकिन जो स्पीड है टेक्नोलॉजी में इवॉल्व होने की, अब इससे पहले सिर्फ रेंज देखी जाती थी, बट आने वाले वक्त में
इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम भी डेडिकेटेड बॉम्ब्स पर और मिसाइल्स पर और ज्यादा इंटीग्रेट किए जा रहे हैं और ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, या उन सॉफ्टवेयर्स को और ज्यादा रिफाइन किया जा रहा है। इसी तरह BVR मिसाइल का प्रोजेक्ट है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, और ये क्लोजली लिंक्ड हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के PFX एयरक्राफ्ट से, क्योंकि वो भी सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम होगा। PFX के लिए आपको सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्यूट भी चाहिए, उसके लिए आपको न्यू वेपन सिस्टम्स भी चाहिए, देन उसी के साथ इंटीग्रेटेड दूसरे भी कई ऐसे इक्विपमेंट होंगे जो हमें सेपरेट प्रोजेक्ट के तौर पर नजर आएंगे, बट वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली PFX प्रोजेक्ट के साथ ही जुड़े रहेंगे। सो इसके बाद अगर हम आ जाए दूसरे टॉपिक पर, तो दोस्तों हुआ क्या है कि 18 अप्रैल को इंडिया की 2 नेवल वेसल्स थी जिनको ईरानियन नेवी की तरफ से रोक लिया जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए, और उनमें इनिशियल रिपोर्ट्स आती हैं कि जी एक शिप पर फायरिंग हुई है। उसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक मिसाइल ईरान ने फायर किया जो उस कार्गो शिप के नजदीक गिरा वार्निंग के तौर पर, या दूसरा ये क्लेम किया जा रहा है कि ईरानियन नेवी ने हैवी मशीन गन से और कुछ कामिकाजी ड्रोन वगैरह फायर करके वार्निंग दी और वो दोनों इंडियन शिप्स वापस चलेगी। लेकिन अगर आप रिसेंट इंडियन रिपोर्ट्स को पढ़ें, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा भी रहा हूँ, तो ये क्लियरली मेंशन कर रही है कि न्यू दिल्ली प्रोटेस्ट आफ्टर ईरान फायर्स एट 2 इंडियन फ्लैगशिप्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस पूरे इंसिडेंट पर हमने कल वीडियो बनाई थी, लेकिन इसमें अब कुछ 2-3 नई अपडेट्स आई हैं। पहला तो इंडिया ने ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, ईरानियन एम्बेसडर को समन किया गया है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इससे ईरान और इंडिया के दरमियान इश्यूज मजीद बढ़ सकता है और टेंशंस ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दूसरा, इंडियन सोर्सेज ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि इससे पहले एक शिप पर अटैक होने की बात थी, अब ये कंफर्मेशन आ रही है कि भाई दोनों शिप्स पर ईरान ने अटैक किया है, ईरानियन नेवी ने, और दोनों शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने भी नहीं दिया गया। इंडिया का ये कहना है कि वो इस पूरी सिचुएशन पर बहुत डीप कंसर्न शो करते हैं। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी विक्रम मिस्री हैं, उन्होंने कहा है कि जी ईरानियन एम्बेसडर को हमने कन्वे कर दिया है कि इंडिया को बहुत ज्यादा तशवीश है और इंडिया इस पूरी सिचुएशन पर बड़ी रेजर्वेशन का इजहार कर रहा है कि इंडियन फ्लैगशिप पर ईरानियन नेवी ने क्यों फायर किया है। यहाँ तक कि एक ऑडियो भी एलिजिडली लीक हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि जो इंडियन शिप का कैप्टन है वो ईरानियन नेवी को और IRGC को कह रहा है कि भाई हमने आपसे अप्रूवल ले लिया था और लिस्ट में 2nd नंबर पर हमारी शिप का नाम है, बट स्टिल आप हम पर फायर क्यों कर रहे हैं। SEPA Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name 2nd on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तानी शिप्स गुजर रही हैं। अब ओवरऑल अगर इस पूरी सिचुएशन को देखा जाए तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा डाउटफुल बन जाती है, क्योंकि ईरानियन नेवी ने बाकी शिप्स को गुजरने दिया लेकिन इंडियन शिप को क्यों रोका। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ईरान दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा तो पहले जो एक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस बेसिकली हल होता हुआ नजर आ रहा है पीस टॉक्स के थ्रू, वो एनर्जी क्राइसिस और ज्यादा अबतर हो सकता है। तो यहाँ अभी सिचुएशन ब्लैक एंड व्हाइट की बजाय ग्रे है। एक्चुअल सिचुएशन क्या है, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये डिपेंड करता है पाकिस्तान में होंगी जो 2nd राउंड ऑफ टॉक्स अमेरिका और ईरान के दरमियान, और उम्मीद यही करनी चाहिए कि वो टॉक्स कामयाब हों ताकि अभी जो मुख्तलिफ कार्गो शिप्स पर अटैक हो रहे हैं वो ना हो। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो 2 कार्गो शिप इंडिया के थे इनका इनडायरेक्ट लिंक इजरायली किसी कंपनी के साथ हो, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से इन्हें कन्फ्रंट किया गया और इन पर फायर किया गया। बट जो भी हो, ईरान और इंडिया के दरमियान ये टेंशन को मजीद बढ़ाएगा और ये ऐसे वक्त में हो रहा है। और यहाँ कई लोग इसे ईरानियन दीना वॉरशिप की डिस्ट्रक्शन से भी लिंक कर रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया से वापस आ रही थी ईरान की तरफ और इंडियन पानियों में ही उसे अमेरिका ने डिस्ट्रॉय किया था। मल्टीपल ईरानी इनोसेंट्स कहते हैं कि भाई इंडिया ने उसके कोऑर्डिनेट्स यूएस को दिए थे और ईरानियन शिप को डिस्ट्रॉय करवाया था। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।